अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक बुक समरी लेके मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और ये बहुत ही एक शानदार किताब मुझे लगी। इस किताब का नाम है 50 पॉलिटिक्स क्लासिक्स। ये किताब लिखी है टॉम बटलर ने और इस किताब के अंदर ऑथर ने दुनिया में भर में लिखे जाने वाली तकरीबन 50 ऐसी किताबों का की समरी ज़िक्र की है जो कि ऑथर के नज़दीक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स के अंदर। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो आजकल कॉन्सेप्ट है लिबर्टी के, फ्रीडम के, रेवोल्यूशन के, उसके बारे में ये किताब आपको समरी के तौर पर बहुत अच्छी तरह गाइड कर देती है। इन 50 किताबों की 4 से 5 पेज की समरी इस किताब के अंदर, इस एक किताब के अंदर मेंशन है। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन तमाम किताबों में जो पॉइंट्स मैंने सीखे हैं वो तो मैं आपको नहीं शेयर करने वाला, लेकिन कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि मुझे लगता है उसकी जो लर्निंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पॉइंट मैंने अपने पास नोट किए जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहली किताब जिसके मैं चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर करने वाला हूँ उसका नाम है रूल्स फॉर रेडिकल्स। ये जो रूल्स फॉर रेडिकल किताब है ये सॉल एलिंस्की ने किताब लिखी है और ये 1971 के अंदर लिखी गई। इसमें जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए हैं उसमें से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी जगह अगर आप रेवोल्यूशन चाहते हैं, इनकलाब चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ कोई लोगों को एजुकेट करें। रेवोल्यूशन वही कामयाब होता है जिसमें लोग इस बात पे राज़ी होते हैं कि यस उन्हें भी चेंज चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस बुक की ये है कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए पावर की, सेंट्रलाइज्ड पावर की अशद ज़रूरत होती है, लेकिन सवाल ये आता है कि वो पावर ऑर्गेनाइज्ड है या ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड होगी तो लोगों का भला करेगी और अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड होगी तो वो लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। तो पावर इज़ ज़रूरी, बट ये देखना ज़रूरी है कि वो पावर ऑर्गेनाइज्ड हो। दूसरी जो किताब है उस किताब का नाम है एसेंस ऑफ अ डिसीजन। ये किताब 1971 में अगेन लिखी गई है जिसके ऑथर है ग्राहम एलिसन और फिलिप जेलिको। इस किताब का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने सीखे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी मुल्क का, किसी भी स्टेट का जो डिसीजन टेकिंग पावर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस डिसीजन टेकिंग पावर में क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चूँकि ये किताब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के ऊपर लिखी गई किताब है और इसी जावे के इर्द गिर्द वो घूमती है, तो इसमें बताया गया है कि किसी भी स्टेट का डिसीजन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें से दो सबसे अहम फैक्टर ये हैं कि सबसे पहला कि वो कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कि उस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हैं। दूसरा कि उस कंट्री को या उस स्टेट को वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं। इस किताब के अंदर एक और बात सीखी गई, वो ये सीखी गई कि कोई भी रैशनल डिसीजन दो चीज़ों पे बेस करता है। नंबर वन, अमाउंट ऑफ नॉलेज, एंड नंबर टू, द एबिलिटी टू प्रोसेस दैट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। तो अगली जो किताब है वो है एरिस्टोटल यानी अरस्तू की लिखी हुई पॉलिटिक्स। दोस्तों, अरस्तू हो या प्लेटो, अफलातून, दोनों इस बात पे तो मुत्तफिक हैं कि एक स्टेट का काम ये होता है कि वो उसमें बसने वाले लोगों की स्पिरिचुअली, फिलोसफिकली और मटेरियली जो वेलबींग है उसका ख्याल रखे और उसको रेस करने की कोशिश करती रहे। लेकिन दोनों इस बात में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं कि ये किस तरह अचीव होगा। प्लेटो एक तरफ इलीट की रूलिंग की बात करता है, जबकि जो एरिस्टोटल है वो ये बात करता है कि फैमिली यूनिट्स इंपॉर्टेंट है और वो प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर यकीन रखता है। दोनों ही डेमोक्रेसी से बहुत ही खाइफ नज़र आते हैं। एरिस्टोटल की अगर बात करें तो इस किताब के अंदर वो स्लेवरी को प्रमोट करता हुआ नज़र आता है और वो ये कहता है कि स्लेवरी किसी भी माशरे में एक ज़रूरी चीज़ है। ये इस वजह से भी हम देख सकते हैं कि एरिस्टोटल जिस माशरे में रहता था उस माशरे में यानी ग्रीक माशरे में स्लेवरी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थी वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी रन करने के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि एरिस्टोटल ने ये पॉइंट ऑफ व्यू क्यों पेश किया। एरिस्टोटल ने ये भी कहा कि कुछ लोग पैदा ही इसलिए होते हैं कि उनको स्लेव बना के रखा जाए, जो कि बड़ी ही एस्टोनिशिंग सी बात है, क्योंकि जब हम अपनी इस्लामिक हिस्ट्री में देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि स्लेवरी से ताल्लुक़ रखने वाले कई ऐसे लोग हैं जो आगे जाके बहुत बड़े बड़े इमाम, सूफ़ी और मुसलमानों के बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी भी बने। दोस्तों, अगली किताब आइज़ाया बर्लिन की लिखी हुई है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। ये किताब 1958 में लिखी गई और इस किताब का बुनियादी मौजू ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी शख्स अगर ये बात करता है कि इस दुनिया में बसने वाले तमाम लोगों का एक यूनिवर्सल पर्पस है, तो वो बेसिकली
लोगों की लिबर्टी का दुश्मन है। क्योंकि किसी भी मुल्क में रहने वाले बसने वाले जो लोग होते हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं, हर बंदा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो ये बात कहना यानी यूनिवर्सल एक पर्पस देना किसी भी बंदे को, ये लोगों की इंडिविजुअलिटी और उनकी लिबर्टीज और फ्रीडम को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। दोस्तों अगली किताब है कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ की लिखी हुई ऑन वॉर। ये किताब 1832 में लिखी गई है और इसमें वॉर स्ट्रेटजी के ऊपर बात की गई है। इस किताब में ऑथर कहते हैं कि देर आर बेसिकली 3 एलिमेंट्स ऑफ अ वॉर। नंबर 1 द पीपल ऑफ द स्टेट, नंबर 2 मिलिट्री एंड नंबर 3 पॉलिटिशियंस। ऑथर ये बात कहता है कि किसी भी जंग को लड़ने से पहले इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ये तीनों लोग एक पेज पे हों। क्योंकि जो फ़ौज महाज पे लड़ती है, अगर नेशन उसके पीछे नहीं है यानी लोग उसके पीछे नहीं हैं, तो फ़ौज को भी पता होता है और वो हाफ हार्टेडली लड़ती है, जिसकी वजह से कामयाबी बहुत ही मुश्किल या फिर नामुमकिन हो जाती है। दोस्तों अगली किताब थॉमस हॉब्स की लिखी हुई लिविएथन है। ये किताब सन 1651 में लिखी गई है और इस किताब में ऑथर कहते हैं कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए अथॉरिटी की ज़रूरत होती है और बेस्ट अथॉरिटी वो है जो कि सिंगल रूलर के पास हो। अगर सिंगल रूलर होगा किसी भी स्टेट में तो वो स्टेट प्रॉस्पर करेगी, तरक्की करेगी, लेकिन अगर सिंगल रूलर नहीं होगा तो वो तरक्की नहीं कर पाएगी। ऑथर कहता है कि कोई भी स्टेट इसलिए फेल नहीं होती कि वो इकोनॉमिक तरक्की नहीं कर पाती, बल्कि कोई भी स्टेट इसलिए फेल होती है क्योंकि उसके पास सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं होती। दोस्तों अगली किताब मुझे बहुत ही शानदार लगी और इस किताब का पूरा मुताला इंशाल्लाह करने का इरादा है। ये किताब 1999 में लिखी है नो लोगो और ये लिखी है नेओमी क्लीन ने। इस किताब के अंदर बहुत शानदार तरीके से ऑथर ने इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि नाइकी हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, ये पब्लिक एंटिटीज़ जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स को फंड करती हैं ताकि ये इनके हक में रिसर्चेज आ सकें और ये अपने प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। यानी यूँ समझ लें कि जिस तरह पहले स्टेट्स दूसरी स्टेट पे कब्ज़ा करके उनको अपनी कॉलोनी बना के जिस तरह सब्जुगेट करती थी, इसी तरह आज ये ग्लोबलाइजेशन का वर्ड यूज़ करके बड़ी पावर्स, सुपर पावर स्टेट्स जो होती हैं, वो जो छोटी पावर्स होती हैं, जो छोटी स्टेट्स होती हैं, उनके ऊपर कब्ज़ा करके उनको एक्सप्लॉइट करती हैं। और इन कॉरपोरेशंस का मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों को महज कंज्यूमर ट्रीट किया जाए, ना कि सिटीजन्स। दोस्तों अगली जो किताब है वो है जॉन स्टुअर्ट मिल की द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। इस किताब का जो पूरा प्रेमाइस है वो इस पे बेस करता है कि किस तरह औरत को सब्जुकेट किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑथर जॉन स्टुअर्ट मिल जहाँ पर किताब लिख के औरतों की सब्जुकेशन की बात कर रहा है, वहीं पर ये वही जॉन स्टुअर्ट मिल है जो कि 1857 में बरसगीर पाको हिंद आकर मुसलमानों का खून बहा रहा था। जो किताब है उस किताब का नाम है द फ्यूचर ऑफ पावर और इसके ऑथर है जोसेफ नाई। इस किताब के अंदर ऑथर ने 2 बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, एक है हार्ड पावर और एक है सॉफ्ट पावर। ये कहते हैं हार्ड पावर किसी भी स्टेट की वो मिलिट्री या वेल्थ की पावर होती है जो कि वो यूटिलाइज करती है। तो मिसाल के तौर पर रशिया ने 2008 के अंदर जब जॉर्जिया का इन्वेजन किया तो उसने हार्ड पावर यूज़ की। सिमिलरली सेकंड एक कॉन्सेप्ट आता है सॉफ्ट पावर का। सॉफ्ट पावर से मुराद होती है जो परसीव लेजिटिमेसी होती है, जो दूसरी नेशन एक पर्टिकुलर नेशन के बारे में परसीव कर रही होती हैं। तो जैसा कि चाइना ने सॉफ्ट पावर हासिल करने की कोशिश की जब उसने सेम ईयर यानी 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक्स कराया। ऑथर ये बात कहते हैं कि ना ही सिर्फ सॉफ्ट पावर ना ही हार्ड पावर आज के दौर में कामयाबी के लिए ज़रूरी है, बल्कि द फ्यूचर ऑफ पावर यानी पावर का फ्यूचर ये है कि स्मार्ट पावर यूज़ की जाए, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन। के अंदर वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझाने के लिए, इंटरनेशनल सिचुएशन को समझाने के लिए ऑथर ने 3 लेयर्स ऑफ चेस बोर्ड की मिसाल दी है कि अगर आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझनी है तो ऐसे समझें कि चेस बोर्ड के 3 लेयर्स हैं। सबसे टॉप पर मिलिट्री पावर आती है जिसमें यूएस सिंगल हैंडेडली सबसे टॉप पर है। फिर सेकंड लेयर में इकोनॉमिक पावर आती है जो कि हम देखते हैं कि आज के दौर में हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इकोनॉमिक पावर हैं। और तीसरी लेयर में ऑथर कहते हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गई या आजकल साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर वायरसेस का दौर है, ये हो गए। तो इन तमाम चीज़ों को तीसरी लेयर के अंदर रखते हैं ऑथर। और ऑथर कहते हैं कि कोई भी इंटरनेशनल सिचुएशन हो उसको समझने के लिए
इन 3 लेयर ऑफ चेस बोर्ड को अगर हम समझें, इन तीनों के मफादात देखें, तो हम उस पॉलिटिकल सिचुएशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, ये वो किताबें थी जिनके जो पॉइंट्स थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगे। इस किताब में, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि 50 किताबों की समरी है, तो इसमें और भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़ के बेहतरीन मज़ा आ जाता है। जैसे कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गई, इसी तरह राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस हो गई, इसी तरह और मुख्तलिफ़ किताबें। तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा इस किताब को पढ़ने के लिए, अगर आपको जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल सिचुएशन से या कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम से दिलचस्पी है, और आपको ये जानने की ख्वाहिश है कि ये किस तरह ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये आया लिबरेट करते हैं सिटीजन्स को या फिर उनको सब्जुकेट कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा इस किताब का मुताला करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।